प्रमेय को हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों अगर इस सेशन का सबसे 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 महत्वपूर्ण अगर कोई प्रमेय है तो वह है पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। प्रश्न कई तरह से घुमा करके आपसे पूछ सकता है। पहले तो आपसे यह पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। दूसरा आपसे यह पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबका बोर्ड एग्जाम बेहद करीब है, यानी कि बोर्ड का एग्जाम अब आप लोगों का होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को बनाया गया है, जिस वीडियो के अंतर्गत आपके कक्षा 10वीं गणित के ज्यामितीय संरचनाओं से 5 महत्वपूर्ण प्रमेय को लिया गया है। यदि आप विगत 10 वर्षों के अगर प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे तो ये जो 5 प्रमेय आज के इस वीडियो में जो भी आपको सिद्ध करके दिखाया गया है, उन 5 प्रमेय में से कोई ना कोई प्रमेय विगत 10 वर्षों में हर एक साल पूछता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने अच्छे से अगर इसे देख लिया और अच्छे से अगर कर लिया आपने, तो यह वीडियो आपके 5 से 6 नंबर बिल्कुल फिक्स कर देगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है और वीडियो आपको एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया गया है। वीडियो को जरूर देखें। दूसरी चीज कि यह जो आपका वीडियो है ना, चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी हो, ये 5 प्रमेय जो है हर एक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो की जल्दी से हम क्या करते हैं, जल्दी से प्यारे तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रमेय जो हमारा इस वीडियो का है, सबसे पहला प्रमेय जो लिया गया है वह क्या है, ध्यान से पढ़िएगा और चित्र को कनेक्टेड करके इसे प्रमेय को सबसे पहले समझिएगा, फिर से हम क्या करेंगे, प्रमेय को हल करेंगे। सबसे पहले कहता है कि सिद्ध करना है आपको कि क्या सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। कह क्या रहा है प्रमेय, प्रमेय कह रहा है कि जैसे अगर यह आपका क्या है, O को केंद्र मानते हुए, बिंदु O को केंद्र मानते हुए यदि कोई वृत्त बनाया जाए और उस वृत्त के बाहर कहीं स्थित बिंदु आपका कोई है, और उस बिंदु से यदि वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को छू करके निकले, जो वृत्त की परिधि को छू करके निकले, वह क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। जैसे अगर इसकी स्पर्श रेखा, हम इस बिंदु की स्पर्श रेखा चाहिए तो उस बिंदु को छू करके इसके परिधि से होकर के जानी चाहिए, वह क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो वही कह रहा है कि कोई आपका वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई एक स्थित आपका कोई बिंदु है, और उस बिंदु से जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उन सारे स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी। यानी कि सबसे पहले आपको इसमें सिद्ध करना है। आप इसी प्रकार से लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि इस रेखा की लंबाई, मान लेते हैं कि यह बिंदु आपका क्या है, P है, और यह बिंदु आपका क्या है, Q है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, PA या AP की जितनी लंबाई है उतना ही आपके AQ की लंबाई है, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो आप यहां से लिख लेंगे कि PA बराबर QA, PA बराबर QA आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब दूसरे क्रम में आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। और उस रचना में आपको क्या करना पड़ेगा कि O को आपको सबसे पहले तो O को किससे मिला देना है, सबसे पहले O को किससे मिला देना है, A से मिला देना है। तो O को बिंदु जो A और बिंदु A और किससे किससे मिला रहे हैं, बिंदु P से मिला दे रहे हैं, और इसको किससे मिला रहे हैं, बिंदु Q से मिला रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे हम बिंदु A, बिंदु P और बिंदु Q से क्या किया हमने, इससे हमने क्या किया, मिलाया। देखिए यहाँ पे हम जो भी अपना क्रियाकलाप करेंगे उसको बकायदा हम क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला हमें जो सिद्ध करना है कि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, जिसके लिए हमने इस चित्र के अंदर क्या किया, संरचना किया। देखिए जब आप इस
प्रमेय को सॉल्व करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आपका बिंदु आप यहां भी ले, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सिद्ध यही करना होगा। चाहे यहां पे p के जगह पे mn रख सकते हैं, चाहे a के जगह पे xyz रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बस कंसेप्ट को आप समझते चलिएगा कि आपको एक वृत्त लेना है और वृत्त के बाहर कहीं भी आपको एक बिंदु ले लेना है और उस बिंदु से हमें क्या बनानी है, इस वृत्त से होती हुई, वृत्त के किसी परिधि से होती हुई और उस बिंदु तक जाती हुई एक स्पर्श रेखा बनानी है और उस स्पर्श रेखा को हमें यह सिद्ध करना है कि यह दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब हम देखिए अगले क्रम में हम क्या करेंगे, हमारे पास अब दो त्रिभुज बन जाता है। कौन कौन सा? एक आपका ये वाला त्रिभुज यानी कि OPA या AOP और दूसरा AQO या AOQ। तो अब देखिए यहां पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होता है। कौन कौन सा? एक तो हमें ये वाला त्रिभुज प्राप्त होता है और दूसरा हमें ये वाला त्रिभुज प्राप्त होता है। इस वाले का मतलब ये है कि AOP और ये वाला त्रिभुज का मतलब है AOQ। तो यहां पे हम लिखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज, AOP तो त्रिभुज AO और P तथा दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे तथा AOQ में अब इस त्रिभुज में हम आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। यानी कि हमें यहां पर के कुल मिलाकर के यह हमें सिद्ध कर देना है कि जो यह त्रिभुज है और यह त्रिभुज है वह दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुज वह होता है कि जैसे अगर इस त्रिभुज को उठा करके अगर इस त्रिभुज पर रख दें तो यह उसको पूरी तरह से ढक ले, यानी कि वह पूरी तरह से क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, ना तो थोड़ा सा ज्यादा हो ना थोड़ा सा कम हो। यानी इसको अगर हम इस पे पलट दें तो यह पूरी तरह से उसको क्या कर दे, ढक दे, ना उससे छोटा हो और ना ही उससे बड़ा हो। यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहली चीज अगर देखें तो जो आपका PQ है, सॉरी जो आपका PO है, जो आपका PQ नहीं PO है, PO बराबर आपका होगा किसके, QO के। कैसे? PO यानी कि ये वाली दूरी और QO यानी कि ये वाली दूरी, यह आपस में बराबर कैसे है? देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। और किसी भी वृत्त के अंदर किसी एक वृत्त में उपस्थित सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहां से लिख लेंगे हम क्या कि एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो भुजा OA है, जो आपकी भुजा OA यानी ये वाली जो भुजा है वह इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि भुजा OA बराबर भुजा OA। क्यों? क्योंकि यह दोनों ही त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसलिए यहां पे इसको हम क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ है। दोनों क्या है, दोनों भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। क्योंकि यही भुजा OA जो भुजा है इस वाले नीचे वाले भी त्रिभुज के लिए वही भुजा है और ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी OA ही भुजा है। यानी कि जो OA भुजा है दोनों में क्या है, कॉमन है। अगली चीज आपको एक प्रमेय अगर याद हो, हमने थ्योरी क्लास में बताया भी था कि किसी भी वृत्त के केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो आपकी स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में कितनी एंगल का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या हमने बताया कि किसी भी केंद्र पर वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा अंतरित कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। और यह आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है, यह आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यह स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर यहां कितनी डिग्री की कोण अंतरित कर रही है, 90 डिग्री का कोण। यह भी स्पर्श रेखा है तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोण OP और A यानी कि ये वाला कोण और कोण OQA यानी कि आपका ये वाला कोण
कितने कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेंगे कि कोण OPA बराबर है कोण OQA के, कोण OQA के, और यह तीनों कितना है, 90 डिग्री है। चाहे तो इसको यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर कोण। अब जब हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि देखिए एक कोण जब 90 डिग्री का हो तो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यह भी समकोण है, यह भी समकोण है। तो पहली बात कि दोनों क्या हैं, समकोण त्रिभुज है। दोनों क्या हैं, समकोण त्रिभुज है। और किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। तो सबसे लंबी भुजा इसकी कौन सी है, ये वाली है। तो इसका एक तो दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, पहली बात हो गई। दूसरी बात कि इन दोनों त्रिभुजों का जो कर्ण है वह क्या है, ये वाली भुजा है। तो दोनों त्रिभुज का क्या है, यह क्या है, कर्ण है। और इसकी एक भुजा यह आपस में क्या है, बराबर है। तो कर्ण हम इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा। अब अगर आपको याद हो सर्वांग समता प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं और उसका कर्ण और उसकी एक भुजा अगर आपस में क्या है, बराबर है, तो ये भुजा दोनों की आपस में क्या है, बराबर है। ये कर्ण दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। और दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। अर्थात ये दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। दोनों ही त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज जिनको हमने लेकर के चला था, त्रिभुज AOP, और यह सर्वांगसम का चिन्ह होता है। बराबर के नीचे एक बिगड़ी हुई लाइन बना देते हैं। तो और जो आपका त्रिभुज है AOQ क्या है, आपस में सर्वांगसम है। और जब कभी भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर। जैसे ये कर्ण आपस में बराबर और यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, PA, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PA बराबर QA। और यही चीज हमें सिद्ध करना था जो कि आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। बात आई समझ में? यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहली चीज क्या था, हमें प्रमेय क्या कह रहा है, प्रमेय हमसे यह कह रहा है कि कोई एक क्या है, वृत्त है जिसके बाहर कोई एक बिंदु है, और अगर वृत्त से उस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, उस बिंदु से जाती हुई कोई स्पर्श रेखा खींच दें, तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी PA बराबर हमें QA को क्या करना था, सिद्ध करना था। जिसके लिए हमने रचना हमने क्या किया कि P को हमने O से मिलाया, Q को हमने O से मिलाया और A को हमने किससे मिलाया, O से मिलाया। जब हमने इतनी रचना कर ली तो हमारे पास दो त्रिभुज आए। कौन कौन से, एक तो आपका OPA और दूसरा AOQ, दो त्रिभुज आए। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं उनको हमने देखा। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ कि जो ये भुजा है PO, जो भुजा है वही भुजा QO है, क्योंकि यह भी वृत्त की त्रिज्या है और यह भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। दूसरी चीज हमने ये देखा कि जो भुजा आपकी OA है वह भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, यानी कि भुजाएं कैसी हैं, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों बराबर हो गया। दूसरी चीज कि देखिए स्पर्श रेखा यहां से भी खींची गई है, स्पर्श रेखा यहां से भी खींची गई है, और स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त के बिंदु पर, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यह भी कोण 90 डिग्री का हुआ, यह भी कोण 90 डिग्री का हुआ, और ये दोनों कोण किसके हो गए, 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है। अब जब कभी भी आपके पास ऐसा कंडीशन हो, कि दो त्रिभुज हो और दोनों कैसे हो, समकोण हो, और दूसरी चीज कि दोनों के कर्ण क्या हों, आपस में बराबर हों,
तो कर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। और भुजा, कोई भी एक भुजा यानी कि यह भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम का अर्थ यह है कि अगर उस त्रिभुज को हम उसके ऊपर ढक दे, अगर इस त्रिभुज को इसके ऊपर ढक दे तो वह पूरी तरह से ढक जाए, यानी कि ना तो उसकी लंबाई छोटी हो या बड़ी हो, ना ही उसकी चौड़ाई छोटी बड़ी हो, एकदम एग्जैक्ट हो। उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं सर्वांगसम। उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो चूंकि यह जब इसको ढक सकता है, यह त्रिभुज जब इसको ढक सकता है, तो जब इसको इस पर ढका जाएगा तो यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या आ जाएगी, एकदम एग्जैक्टली बराबर आ जाएगी। और यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इस दिए गए प्रमेय को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और यदि आपने इसी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से सब कर दिया तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाए। तो बच्चों अगले क्रम में जो आपका इंपॉर्टेंट प्रमेय है वह क्या कहता है, वह यह कहता है कि वृत्त के किसी जीवा, सबसे पहले समझिए कि जीवा क्या होती है। जैसे यह जो लाइन आपको इस प्रकार से दिख रही है, जो कि केंद्र मान करके बनाई गई है, किसी एक बिंदु को केंद्र मान करके बनाई गई है, यह जो लाइन दिख रही है ना, यह कहलाती है आपकी परिधि कहलाती है। और परिधि के जब किसी दो बिंदुओं को, परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को, चाहे तो एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली, परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा। तो एक बिंदु इसका ए है, दूसरा बिंदु इसका बी है, और ए से बी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और यदि एक रेखा हम इसको ऐसे खींच दे कि जो केंद्र से होकर के जाए, तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। यानी कि किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यानी कि व्यास भी एक प्रकार की आपकी क्या है, जीवा है। आपको सिद्ध ये करना है कि यदि कोई एक आपके पास जीवा है, यानी कि परिधि के किसी दो बिंदु से मिलाने वाली अगर रेखा है, उस रेखा पर अगर वृत्त के केंद्र, यानी कि वृत्त के केंद्र बिंदु से अगर उस पर लंब डाल दिया जाए, यानी कोई अगर 90 डिग्री की रेखा उस पर डाल दिया जाए, तो वह इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। शुद्ध एकदम देसी भाषा में ये समझ लीजिए कि यह वृत्त है, वृत्त पर पड़ी एक जीवा है, उस जीवा पर अगर लंब डाल दिया गया, खड़ी पाई अगर खींच दी गई, तो वह खड़ी पाई जो है ना, इस जीवा को यानी ए एम और बी एम क्या कर देगा, बराबर होगा। यानी कि यह जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि इधर वाला ये भाग, इधर वाला ये भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह चीज आपको सिद्ध करना है, जिसके लिए आपको इस प्रकार का कंडीशन दिया हुआ है। और आप दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे कि ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपको, आपको ज्ञात ये है कि वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, तथा वृत्त का केंद्र ओ है, तथा जीवा कौन है, आपकी ए बी है, तथा जीवा ए बी पर लंब है कौन, ए बी पर लंब कौन है, आपका ओ एम है। यानी कि आपका जो ओ एम है वह लंब है किस पर, ए बी पर। इसको हम भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं। और हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ए एम बराबर होगा किसके, एम बी के या बी एम के। ए एम जो है बी एम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यह वाली रेखा और यह वाली रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। हमें ये चीज क्या करनी है, सिद्ध करनी है, जिसके लिए एक छोटी सी हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना। और रचना में हमें क्या करना पड़ेगा, रचना में इस ओ से हमको किसको मिलाना है, बिंदु ए को मिला देना है, और इस ओ से हमें किसको मिला देना है, बिंदु बी को मिला देना है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि केंद्र ओ से ए तथा बी को हमने क्या किया, ए तथा
तथा बी को हमने क्या किया, मिलाया। ए तथा बी को हमने क्या किया, मिलाया। और जैसे ही हम मिला दिए इसको, हमारे पास दो त्रिभुज हो जाते हैं। चूंकि दोनों का यह डिग्री कितने का है, 90 डिग्री का है। दोनों जो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज का अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का है तो वह त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज आपको जो दिख रहे हैं ये कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज आ गए। अब आइए उन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं, ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ और एम, तथा कौन सा त्रिभुज है, बी ओ एम, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज त्रिभुज बी ओ एम। दो त्रिभुज हैं। इनसे अगर हम देखें तो इन दोनों त्रिभुजों में अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि बराबर हैं। आइए हम इन दोनों त्रिभुजों में से छांट लेते हैं उन चीजों को। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो जो भुजा आपकी OA है वही भुजा आपकी क्या है, OB है। अब आप लोग इतना तो समझ गए हैं, जैसा कि हमने पिछले में भी बताया था कि देखिए यह OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको हम लिख लेंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की क्या है, दोनों ही एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरी चीज कि अगर भुजा हम OM की बात करें तो जो आपकी भुजा OM है वही भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है, यानी कि ये जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी है और यह जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी है। यानी OM भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में ही क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। OM भुजा जो है क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यह दोनों भी आप का बराबर हो जाएगा। दूसरा चीज कि बोल रहा है, प्रश्न में ज्ञात है कि जो आपका OM है AB पर क्या है, लंब है, और यदि लंब है तो यह कोण 90 डिग्री का होगा, और यह कोण 90 डिग्री का है तो यह भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कोण BMO, कोण आपका कौन सा, कोण BMO बराबर होगा कोण किसके, AMO के, कोण AMO के। तो AMO के बराबर होगा और यह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि आपका OM क्या है, लंब है किस पर, AB पर। OM क्या है, लंब है किस पर, AB पर, इसलिए यह क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर हम बात करें सर्वांग समता की तो यहां पर यह भी त्रिभुज समकोण है, यह भी त्रिभुज समकोण है। तो पहला कंडीशन क्या है कि जो त्रिभुज है वह कैसा है, समकोण है। दूसरी चीज कि यह इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यह है, OA है, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यह है, OA है। यानी कि इसका कर्ण और इसका कर्ण दोनों ही आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए इसका कर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। और अगर इसके एक भुजा की बात करें तो ये जो उभयनिष्ठ वाली भुजा है ना, इन दोनों ही त्रिभुजों के लिए कॉमन है। तो एक भुजा भी दोनों त्रिभुजों में क्या कर रही है, मिलती है। और जब कभी भी आपकी कंडीशन ऐसा बनता है, आपका कंडीशन ऐसा बनता है कि अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज हों और उन दोनों समकोणों का जो कर्ण है वह बराबर हो और दोनों त्रिभुजों में से कोई एक भुजा अगर आपस में बराबर हो तो वह दोनों ही त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। गणित का ऐसा प्रमेय है, गणित का ऐसा थ्योरम है। तो कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज आपका AOM सर्वांगसम होगा किसके, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज BOM के। और जब कभी भी सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब यही है कि इस त्रिभुज को अगर काट करके इस पर हम रख दें तो वह त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। यानी कि अगर यह भुजा बराबर है, यह भुजा दोनों आपस में बराबर है, यह भुजा आपस में बराबर है ही, तो यह भी भुजा आपस में बराबर होगी। यानी कि AM बराबर होगा किसके, BM के। और यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो आपकी AM है वह BM के क्या है, बराबर है। अर्थात यदि किसी जीवा पर O से यानी केंद्र से अगर लंब डाल दिया जाए, केंद्र से अगर एक खड़ी खड़ी लाइन उस पर बना दी जाए तो वह लाइन उस भुजा को, उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए हमें जो कंडीशन दिया था प्रमेय के हिसाब से हमने इस डायग्राम को समझ लिया।
डायग्राम हमारा यह था कि एक हमारी कोई जीवा होगी जिस पर ओ केंद्र से क्या होगा, लंब होगा। थोड़ा सा इसमें हमने क्या कर दिया, रचना अपने से कर लिया। ओ से हमने ए को मिला लिया, ओ से बी को मिला लिया। अब हमारे पास दो त्रिभुज टोटल आ गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम ये मिला लें पहले कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं, क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो हमने देखा कि ये तीनों चीजें ही तो मिल रही हैं, और किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए ये तीन चीजें ही क्या हैं, पर्याप्त हैं। ये तीन चीजें ही क्या हैं, पर्याप्त हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, और यदि त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर इस सेशन का सबसे 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 महत्वपूर्ण अगर कोई प्रमेय है तो वह है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। प्रश्न कई तरह से घुमा करके आपसे पूछ सकता है। पहले तो आपसे यह पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। दूसरा आपसे यह पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रश्न कई तरह से घुमा सकता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपका यह जो पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज पर आधारित है, जिसका समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने एक ऐसा त्रिभुज लिया है जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। अब हमको यह सिद्ध करना है कि कर्ण क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की, जो किसी भी समकोण त्रिभुज की, यानी कि जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होती है, कर्ण कहलाती है। या जो आपके समकोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है वह क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। दूसरा आता है आपका आधार। तो जो जैसे यहां पे जो एक और कोण रहेगा, दिया रहेगा, यह कोण जिस भुजा पर टिका होगा वह भुजा क्या कहलाती है, आपकी आधार कहलाती है। तो अगर हम बात करें लंब की, अगर हम किसकी बात करें, लंब की बात करें, तो आधार के ठीक सामने की भुजा या कोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, आपकी लंब कहलाती है। तो इस प्रकार से कर्ण, आधार और लंब को आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज की पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम आपका यही कहता है कि जो कर्ण पर का बना वर्ग है, यानी इस भुजा सबसे बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, जिसे सिद्ध करने के लिए हमें इस समकोण से क्या करना होगा, एक लंब डालना होगा जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, m। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, उपपत्ति। सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। और उपपत्ति में हम क्या लिखते हैं, जो चीज हमें ज्ञात रहता है और जो चीज हम क्या करते हैं, संरचना में बनाए रहते हैं, उसको हम किस में लिखते हैं, उपपत्ति में। तो हमें ज्ञात क्या है, कि हमें यह ज्ञात है कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातें देखते जाइएगा, हर एक कंसेप्ट को आप समझते जाइएगा। कंसेप्ट आप समझेंगे तो इस डिजिट को आप चेंज भी कर देंगे तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले ए बी सी एक क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए कितना है, कोण ए 90 डिग्री है। जिसका कोण ए क्या है, 90 डिग्री का है। और कर्ण बीसी पर जो आपका ए एम है, क्या है, भुजा ए एम कर्ण बीसी पर क्या किया गया है, भाई हमने आपको बताया ना कि इससे हमने इस पर क्या किया है, लंब डाला है। बीसी क्या है, आपका कर्ण है। तो कर्ण बीसी पर एएम क्या है, एएम आपका क्या है, लंब है। इतना अगर आप लिख दिए तो इसकी उपपत्ति आपकी क्या हो गई, बिल्कुल से कंप्लीट हो गई। और जब हमने इस पर लंब डाला तो यहां भी यह त्रिभुज दो भागों में क्या हो गया, बट गया। यहां भी यह त्रिभुज दो भागों में क्या हो गया, बट गया। अब दो भागों में जब त्रिभुज बट गया तो एक तो यह छोटा वाला हो गया और यह छोटा थोड़ा सा बड़ा वाला है वह हो गया। और एक त्रिभुज ये
पूरा ही एकदम बड़ा वाला कि ए बी सी जो था वह हो गया, यानी कि इसके दो त्रिभुज बन गए। एक तो आपका यह है जो कि क्या है ए, और यहां क्या है सी है, और यहां क्या है बी है। दूसरे क्रम में अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यह त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बट गया कि इसका भुजा इस प्रकार से है और यह आपका इस प्रकार से है, यहां बी है, यहां ए है और यहां क्या है एम है। मैंने समझने के लिए इसको अलग अलग किया है। और एक त्रिभुज आपका ये है कि जो कि आपका इस प्रकार से एक भुजा है और इस प्रकार से एक और भुजा है और इस प्रकार से एक और भुजा है, जहां पे ये आपकी ए भुजा है और यहां पे आपका कौन सा है एम है और यहां पे आपका कौन है सी है। यानी कि इस प्रकार से तीन खंडों में यह त्रिभुज क्या हो गया, बट गया। पहले क्रम में क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यही समझना है। पहले क्रम में क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लेंगे और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को ले लेंगे। इस छोटे वाले को और इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लेंगे और हम ये देखेंगे कि इस छोटे वाले त्रिभुज और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में क्या क्या चीजें हमको मिल रही हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन है, छोटा वाला त्रिभुज आपका है, छोटा वाला त्रिभुज आपका है ए बी एम। तो त्रिभुज ए बी और एम, व दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, ए बी और सी। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी। इतनी बातें आपको समझ में आई। एक हमने छोटे त्रिभुज को लिया है और एक हमने इस बड़े वाले त्रिभुज को लिया है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि क्या क्या चीजें आपको क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा है इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो यानी कि जो भुजा आपकी ए बी है वह किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और यह क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। यह क्या है, आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई। दूसरी चीज कि अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को देखें, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को देखें तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए यानी कि बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर, इसमें देखिए यह आपका 90 डिग्री है और यहां पर इसको लंब डाला गया है तो इसमें यह कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंब एकदम सीधा सीधा डाला जाता है। और जब कोई यह सीधा सीधा डाला गया तो यह भी आपका 90 डिग्री हो गया और यह भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसका कोण बी एम ए क्या है, कोण बी एम ए यह क्या है, 90 डिग्री है। क्या है यह, कैसे 90 डिग्री है, ये दोनों ही क्या है, लंब है। तो आपकी जो ए बी भुजा है वह दोनों में ही क्या है, उभयनिष्ठ है। और इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है और इसमें भी एक कोण क्या है, आपके 90 डिग्री का है। अब इसके बाद अगर देखें तो यहां जो आपका कोण बी है ना, कोण बी जो है वह इस छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण है और इस बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है। तो यहां पे हम ये लिख लेंगे कोण कौन सा है, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण ए बी एम के, कोण ए बी एम के यह किसके है, बराबर है। और यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहां से हमें तीन चीजें सिमिलर मिली। क्या क्या, पहली चीज तो ये कि जो भुजा ए बी है वह दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। दूसरी चीज कि इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या मिली कि यह जो कोण आपका बी है, भाई अगर इस छोटे वाले त्रिभुज को भी देखें तो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण आपका बी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आपका क्या है, कोण बी है। तो कोण बी जो है आपका दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। और कभी भी जब आपके पास इस प्रकार का कंडीशन हो कि कोई दो त्रिभुज हो और उस दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज की अगर दो कोण आपस में बराबर हो और एक भुजा आपस में बराबर हो, तो दो कोण और एक भुजा अगर आपस में बराबर हो तो इसे हम कहते हैं कोण भुजा कोण। इसे क्या कहते हैं, कोण भुजा कोण समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता कहते हैं। यानी कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक भुजा और दो कोण आपस में बराबर हैं, तो कोण भुजा कोण समरूपता से ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वह क्या होंगे, वे दोनों जो त्रिभुज होंगे वे क्या होंगे, ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम क्या होगा, ए बी एम एक
तिरछी सी लाइन इस प्रकार से बिगड़ी सी लाइन बना दें तो यह समरूपता को दर्शाती है। तो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ABC, यानी कि जो त्रिभुज ABM है वह ABC के क्या है, समरूप है। समरूपता क्या प्रदर्शित कर रहा है, करता है कि यदि आपके पास कोई दो त्रिभुज ऐसे हैं जो आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा का मतलब जैसे आपका इसमें इस छोटे वाले त्रिभुज में देखा जाए तो यह वाला कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। तो यानी कि जो इस बड़े वाले का कर्ण होगा और जो इस छोटे वाले का कर्ण होगा, इनका अनुपात यानी इनको जब भाग किया जाएगा तब, और इसका जैसे यह आधार हो गया और इस बड़े वाले का यह आधार हो गया, तो इसका आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत का मतलब इसका आधार और इसका आधार का अनुपात आपस में बराबर होगा इसके कर्ण के और इसके कर्ण के अनुपात के। क्या आप समझ पाए समरूपता किसको कहते हैं? समरूपता का मतलब यह है कि जब दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यह आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा यह क्या हो जाएगी, कर्ण। तो इसकी AB भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो AB कर्ण बटे कर्ण, बड़े वाले त्रिभुज की कर्ण कौन है, BC है। तो AB बटे यह क्या हो जाएगा, BC बराबर होगा। अगले क्रम में अगर इन दोनों त्रिभुज के अगर हम लंबों को देखें तो इसका लंब अगर AB है, इसका लंब अगर AB है तो इसका लंब कौन हो जाएगा, जिस पे 90 डिग्री टिका हो, इसका लंब क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। तो इसका लंब, छोटे वाले का लंब क्या है, BM है। तो छोटे वाले का लंब हमने BM रख लिया क्योंकि ऊपर में हमने छोटे वाले को रखा था। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब आपका हो जाएगा AB, इसका लंब क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। अब अगर इन दोनों का हम क्या करा दें, इन दोनों का तिर्यक करा दें गुणा, अगर इन दोनों का क्या करा दे तिर्यक, तो अगर AB का गुणा AB के साथ होगा तो यह आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, यह अगर BC का गुणा BM के साथ होगा तो यह आपका हो जाएगा BC इंटू BM, यह क्या हो जाएगा BC इंटू BM, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इन छोटे वाले हम चित्रों को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर अगले क्रम में तो अब अगर हम अगले क्रम में देखें तो जिस प्रकार से ये एक छोटा वाला त्रिभुज ये लिए थे तो इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। उसी प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज को ले लें और इस त्रिभुज के साथ इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लें तो यह भी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। चाहे तो आप लोग उन त्रिभुजों को भी इस प्रकार से करके समरूपता के रूप से उसको देख सकते हैं। तो यहां से जो आपका त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, AMC, जो त्रिभुज AMC है वह क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के। हमने क्या बताया, जैसे देखिए हमने इस छोटे वाले त्रिभुज को लिया था और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को लिया था और हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज को ले लें, इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लें और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को ले लें, तो जिस प्रकार से हमने इस त्रिभुज को क्या साबित किया था, समरूप सिद्ध किया था, ठीक उसी प्रकार से यह छोटा वाला त्रिभुज और यह बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। और यदि आपस में त्रिभुज समरूप होगा तो समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से है, जिसका यहां पे क्या है, A है, यहां पे B है, यहां पे क्या है, C है। यह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो छोटा वाला त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से है, छोटा वाला त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से है। यहां पे A है, यहां पे M है और यहां पे C है, और यह कोण जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस छोटे वाले का कर्ण क्या है, इस छोटे वाले कर्ण का 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा यानी कि AC इसकी क्या है, कर्ण है। तो AC बटे बड़े वाले का भुजा का कर्ण कौन है, आपका BC है। अब इसी प्रकार से
जिस प्रकार से इसका हमने क्या लिया था, इस छोटे वाले त्रिभुज का अगर हम क्या ले लें, इस छोटे वाले त्रिभुज का अगर हम क्या ले लें, इस छोटे वाले त्रिभुज का अगर आधार ले लें तो इसका आधार क्या है, सीएम है, तो इसका आधार आपका हो जाएगा सीएम, और इसका आधार क्या है, इसका आधार आपका एसी है, तो इसका आधार आपका हो जाएगा एसी। बड़े वाले का आधार एसी है और इसका आधार क्या है, सीएम है। तो इस प्रकार से ये अगर ये दोनों त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यदि बराबर है तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर और बराबर BC इंटू CM, तो यह आपका हो जाएगा BC इंटू CM। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारे पास यहां है, समीकरण 2 हमारे पास यहां है। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे किससे, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो LHS इसका LHS के साथ जुड़ेगा, तो यह आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और RHS अपना अलग जुड़ेगा। यहां है आपका BC इंटू BM, तो ये आपका हो जाएगा BC इंटू BM, BC इंटू BM, और यहां पे इंटू में सॉरी जुड़ना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, और यह क्या है BC इंटू CM, तो यह आपका हो जाएगा BC इंटू CM। BC इंटू क्या हो जाएगा आपका CM हो जाएगा। अब यह तो आपका AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, बराबर यहां पे देखिए BC दोनों में ही क्या है, कॉमन है, तो BC को हम क्या कर रहे हैं, BC को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा BM प्लस का क्या बचेगा आपका CM, BM प्लस का क्या बचेगा CM। और अगर BM प्लस CM को देखें तो BM प्लस CM, भाई यह भुजा और यह भुजा अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह बड़ी वाली भुजा BC निकल जा रही है, तो यह क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर यह आपका BC है, और इनटू में यह दोनों किसके बराबर है, ये दोनों भुजा किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो इनटू में आपका हो जाएगा BC, और BC में BC का गुणा होगा तो C का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था। BC आपकी क्या है, BC आपका है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, और आपका क्या है AC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, तो बराबर किसका, आधार का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर, AB का मतलब लंब है, AB इसका क्या है, लंब है, तो इसका किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध हो गया ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है बच्चों को, अगर थोड़ा सा समझ में अगर ना आए तब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आपने समरूपता पढ़ा है, अगर आपने समरूपता पढ़ा है तो इस प्रमेय में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमें त्रिभुज ये बड़ा वाला ABC दिया हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, 90 अंश वाले बिंदु से हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, और उस लंब को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। और अगर हमने लंब डाल दिया तो एक हमें दो त्रिभुज हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गया। तो एक तो त्रिभुज हमारा बड़ा वाला है और दो त्रिभुज हमारे छोटे छोटे वाले हैं। तो सबसे पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन में क्या करेंगे, एक छोटे वाले त्रिभुज और एक पूरे बड़े वाले त्रिभुज को दोनों को आपस में ले लेंगे और दोनों को साबित कर देंगे क्या, समरूप। और अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये जो आपका टॉपिक है ना, यह जो आपका टॉपिक है ना, यहां पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात
जाते हैं। और इस टॉपिक को अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया तो आपको इस प्रमेय में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस प्रकार से हमने इस छोटे वाले के साथ इस पूरे बड़े वाले को क्या साबित किया था, समरूप सिद्ध किया था, ठीक उसी प्रकार से अगर इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लिया जाए तो इस बड़े वाले त्रिभुज को हम क्या सब सिद्ध कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब अगर परीक्षा में आप जैसे सिद्ध कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको समरूप सिद्ध करना होगा, बस आप इसमें लिख लेंगे इसी प्रकार। किस प्रकार? इसी प्रकार, इसी प्रकार, यानी कि जिस प्रकार से यह समरूप हुआ ठीक इसी प्रकार से यह भी समरूप होगा। और यदि समरूप हो गया तो इनके भी भुजाओं का अनुपात आपस में होगा बराबर, और जब बराबर होगा तो इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को एकदम नियम के साथ जोड़ देंगे। हमारा खुद व खुद जो प्रूफ करना था वह क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। अब अगले क्रम में आपका एक महत्वपूर्ण और थ्योरम है जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं किसको, थेल्स थ्योरम को। तो बच्चों अगला जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है वह आपका है थेल्स प्रमेय, यानी कि थेल्स थ्योरम। अब अगर हम बात करें थेल्स थ्योरम की तो इसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्यों कहते हैं? एक महान गणितज्ञ थे थेल्स। थेल्स ने 600 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के 600 साल पहले ही इस प्रमेय का क्या किया, इन्होंने खोज किया, इस प्रमेय को प्रमाणित किया। तो यह बहुत पहले की बात है, लगभग जब ज्यामिति की उस टाइम क्या हो रही थी, खोज हो रही थी, या हम कह सकते हैं कि उस टाइम ज्यामिति का अध्ययन चल रहा था। उस टाइम की बात है कि जब ज्यामिति की शुरुआत हुई थी तभी इन्होंने क्या दिया, इस प्रमेय को दिया। और इन्होंने कैसे दिया, एक वे क्या कर रहे थे, एक पिरामिड, पिरामिड आपका इसी प्रकार से होता है ना, पिरामिड का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और पिरामिड का जब अध्ययन कर रहे थे उसी बीच उन्होंने क्या किया, इस थ्योरम को दिया। देखिए थोड़ा सा अगर किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो यह बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइए मैं इस थेल्स थ्योरम को एकदम देसी भाषा में समझाते हैं। लेकिन अनुरोध आपसे बस एक ही है कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा आप इस चित्र से कनेक्ट करके उस चीजों को देखिएगा, अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो थेल्स थ्योरम आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। आइए देखते हैं। देखिए तो थेल्स भाई साहब ने क्या बताया, थेल्स साहब ने बताया कि अगर कोई आपके पास त्रिभुज है सर, तो जी हाँ बिल्कुल है, ए बी और क्या है, सी है। कोई आपके पास त्रिभुज है, उसके किसी एक भुजा के समांतर, यानी कि उसके एक भुजा के किसी सीध में कोई ऐसी रेखा जाती है जो कि इन दोनों शेष दोनों भुजाओं, यानी कि जैसे इस रेखा के समांतर जा रही है, तो इसके अलावा शेष दोनों जो भुजाएं हैं उनको क्या करे, प्रतिच्छेद करे, उनको काटे। तो मान लेते हैं इसको ई पर काटती है और इसको किस पे काटती है, डी पर काटती है। तो अगर ऐसा होता है तो कैसा होता है कि एक त्रिभुज है और उसके किसी एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा जाती है और उसके शेष दोनों भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो वह किस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जब यह इस रेखा को AC को जब प्रतिच्छेद कर दी तो इसका अनुपात और इसका अनुपात, और इसको जब प्रतिच्छेद की तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स भाई साहब ने क्या बताया कि जब किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा, एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा जब त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वे दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। यानी कि वे दोनों ही भुजाएं जो कटी होती हैं वे क्या होती हैं, आपस में समानुपाती होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो यही आपका क्या है, थेल्स थ्योरम है, यही आपकी थेल्स प्रमेय है। अब इसके उपपत्ति में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे क्या, उपपत्ति। सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप, उपपत्ति डालेंगे। आप इसके उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में आप यही लिखेंगे कि एक आपके पास ABC क्या है, त्रिभुज है, और उस त्रिभुज के AB जो भुजा है, AB भुजा के समांतर एक भुजा ED है जो AC भुजा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, और
BC भुजा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। यह आपकी क्या हो गई? उपपत्ति हो गई। यह आपकी क्या हो गई? उपपत्ति हो गई। दूसरा आप क्या लिखेंगे? दूसरा आप लिखेंगे क्या? रचना। दूसरा आप क्या लिखेंगे? रचना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा आपको रचना करना है, और रचना क्या करना है? सर्वप्रथम आपको कहां से कहां मिलाना है? B से E को मिलाना है, और फिर A से किसको मिलाना है? D को मिलाना है। दूसरी चीज कि इस बिंदु D से भुजा EA पर क्या करना है? CE पर क्या करना है? लंब डालना है। और इस भुजा E से इस भुजा CD पर क्या करना है? लंब डालना है। तो आपने रचना में क्या किया? रचना में आपने बिंदु A को D से मिलाया और बिंदु B को E से मिलाया। बिंदु A को D से मिलाया और बिंदु B को किससे मिलाया? E से मिलाया। और दूसरी चीज कि बिंदु D से भुजा EC पर क्या किया? आपने लंब डाला। तो इसको हम नाम दे देते हैं M, यानी कि इसी रचना में ही आपने क्या किया? रचना में ही क्या किया आपने कि जो DE है वह क्या है? वह लंब है। किस भुजा पर लंब है? CE पर है। किस भुजा पर लंब है? आपके CE पर है। तथा इस पे दूसरा लंब आपने कौन सा डाला? दूसरा लंब डाला E और N डाला। दूसरा लंब आपने ये वाला डाला, यानी कि कौन डाला? आपने E और N डाला। तो EN किस पर लंब है? EN भुजा CD पर क्या है? लंब है। भुजा CD पर क्या है? लंब है। दूसरी चीज आपको इसमें सिद्ध क्या करना है? आपको इसमें सिद्ध क्या करना है? इसमें आपको सिद्ध यही करना है कि AB के समांतर एक CD भुजा जा रही है जो AC भुजा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है और CB भुजा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको यह सिद्ध करना है कि इनका अनुपात क्या है? CE। इनका अनुपात क्या है? आपका CE और बटे, अनुपात का मतलब भाग देना, CE बटे AE। CE बटे AE बराबर होगा इन दोनों भुजाओं का अनुपात, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना है। तो ये भुजा कौन सी है? CD है, और यह भुजा कौन सी है? BD है। तो यह भुजा कौन सी है? आपकी BD है। ये चीज आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके लिए आप एक कंसेप्ट मात्र ध्यान देंगे। वह कंसेप्ट क्या है? वह कंसेप्ट है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। वह क्या है आपका कंसेप्ट? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कंसेप्ट क्या है आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 इंटू आधार और इंटू में क्या होता है? ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू क्या होता है? ऊंचाई। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक को आपको समझना है। ट्रिक को क्या समझना है? थोड़ा सा अब हमको ध्यान देना है जिसे हमें सिद्ध करना है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है CE। सबसे ऊपर क्या लिखा है? CE लिखा है। तो यानी कि CE अब देखते हैं कहां है? C आपका यहां है, E आपका यहां है, यानी निश्चित तौर पर इस भुजा की बात कर रहा है। और जब इस भुजा की बात करेगा तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी कि इसमें हम किसको लेंगे? किसको काम में लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमेशा इसमें जो भी हम जिक्र करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज का हम क्या ले लेते हैं? क्षेत्रफल। तो अगर हमें CED का क्षेत्रफल चाहिए, क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज CD और E। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE चाहिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 1/2 इंटू आधार। अब इस त्रिभुज का आधार कौन है? निश्चित तौर पर CE है। तो आधार के जगह पे आपका क्या हो जाएगा? CE हो जाएगा। अब बात करेंगे हम किसकी? बात करेंगे हम इस त्रिभुज की ऊंचाई की। अब अगर इस त्रिभुज, छोटे वाले इस त्रिभुज की ऊंचाई की अगर बात करें, इस वाले त्रिभुज की, तो इसकी ऊंचाई यही तो है, D से M तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो यह क्या हो जाएगा? इंटू में DM। भाई इसकी ऊंचाई यही तो है इस छोटे वाले त्रिभुज की, तो इंटू में क्या होगा? DM। और यहां पे देखिए आपका क्या है? बटा है। तो यहां पे हम क्या लगा लेंगे? बटा लगा लेंगे। नीचे में क्या है आपका? नीचे में है आपका AE। अब AE इसमें देखते हैं क्या है? A आपका यहां है, E आपका यहां है, यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहा है E और A। अगर E और A आ रहा है तो हम इस त्रिभुज को काम में लेंगे ये वाला। अब अगर A वाला का मतलब त्रिभुज AED, तो जब भी हम काम में लेंगे अपना ये कंसेप्ट लगाएंगे त्रिभुज के किसका? क्षेत्रफल का। तो अगर हम क्या लगाएं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज को हम ले रहे हैं? AED, यानी कि इस वाले त्रिभुज को हम ले रहे हैं। तो एरिया आप किसका लेंगे? त्रिभुज
ए डी और ई, त्रिभुज ए डी और ई, यानी कि इस त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब इस त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना है तो सूत्र आपका वही लगेगा 1/2, 1/2। अब इसका चलते हैं आधार, आधार इसका क्या है, ए ई है, इसका आधार क्या है, ए ई है, तो आधार इसका क्या हो गया, आपका ए ई हो गया, आधार क्या हो गया, ए ई। अब अगर इसके ऊंचाई की बात करें, अगर अब हम उसके किसकी बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो देखिए ये हमने इस प्रकार का त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे रख देते हैं तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, अगर इसको रख देते हैं तो यही तो इसकी ऊंचाई है ना, यही ये जो भुजा है यही तो इसकी ऊंचाई है ना, तो यह इसकी क्या हो जाएगी, डीएम इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो इनटू में क्या आ जाएगा, आपका डीएम आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है। अगर सब कुछ सिस्टमैटिक चलाएंगे आप तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो कहीं पे आप भूलेंगे। सबसे पहले आपने इसकी संरचना लिख लिया, फिर से आपको जो सिद्ध करना है उसको आपने पता कर लिया। अब जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से हमें चलना है, यहां पर बस इतना आपको ध्यान देना है। अब यहां से डीएम आपका बर्बाद हो जाएगा और 1/2 से 1/2 आपका बर्बाद हो जाएगा। यहां आपका बचा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बचा, बराबर यहां क्या बचा, यहां बचा आपका CE, यहां बचा आपका CE और नीचे बचा क्या, आपका AE। इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। अब जिस प्रकार से यहां हमने किसके आधार पर चला, LHS के आधार पर चला, अगले क्रम में हम किसके आधार पर चलेंगे, RHS के आधार पर चलेंगे। और जब RHS के आधार पर चलेंगे तो ऊपर में क्या है, CD। अब यहां पे देखें तो C यहां है और D यहां है, यानी कि अब इस वाले त्रिभुज को काम में लेने वाले हैं, यानी कि आपका CDE को काम में लेने वाले हैं। तो आपका जो एरिया ऑफ त्रिभुज होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, आपका CDE, यानी कि ऊपर वाला ये छोटा वाला त्रिभुज काम में लेंगे। अब अगर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE निकालें तो इसमें हमें CD भुजा को लेना है, तो इसका आधार आपका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो इसके जगह पे हमने क्या रख लिया, CD रख लिया। सॉरी 1/2 तो आपका रहेगा ही, 1/2 कहाँ जाएगा, इसके क्षेत्रफल जो 1/2 इंटू यह क्या हो जाएगा, आपका CD। अब अगर इसके हम ऊंचाई की बात करें इस छोटे वाले त्रिभुज की, तो अगर यह आधार है तो यह त्रिभुज का ऊंचाई ही तो है। इस त्रिभुज को देखा जाए तो यह त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई ही तो है। इस पर लंब डाला गया है तो सबसे ऊंचा है, तो यही क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है, इसका EN है, तो EN इसकी क्या है, EN इसकी क्या है, ऊंचाई है। यहां पे इसके क्या है, बटे है, तो यहां भी हम क्या लगा देते हैं, उसी के साथ साथ बटा लगा देते हैं। नीचे आपका BD है। अब BD को हम यहां देखेंगे, यहां BD देख रहे हैं, यानी कि BD आपका ये वाला है, यानी अब जो हम त्रिभुज काम में लेने वाले हैं इस वाले त्रिभुज को काम में लेने वाले हैं। अब अगर हम उस त्रिभुज को काम में लें तो यह त्रिभुज कौन सा है, यह त्रिभुज है आपका BDE। तो त्रिभुज कौन सा है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है और इसका क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 और इनटू। अब इसके अगर आधार की बात करें तो आधार क्या है, BD है, तो आधार के जगह पर हम क्या रख लेंगे, आधार के जगह पे हम रख लेंगे BD और इनटू में अगर इसके ऊंचाई की बात करें, अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो यह देखिए आपका त्रिभुज है, यह बिल्कुल त्रिभुज है। और अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो यही तो इसकी ऊंचाई है। अब तो यानी कि EN ही इसकी क्या है, ऊंचाई है, तो यह क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। अब अगर हमें काटना है तो इसको हम इससे क्या कर देंगे, बर्बाद कर लेंगे और इससे इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास जो बच रहा है वह क्या है, वह है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। और इसको ऊपर ही लिखते हैं ताकि विजुअलाइजेशन में दिक्कत आपको ना आए। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहां से प्राप्त हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज CDE है, तो त्रिभुज CD और E है बटे नीचे क्या है, एरिया ऑफ
त्रिभुज BDE है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BD और E है। बराबर कितना बचा, यहाँ पे बचा CD और यहाँ पे बचा BD, तो यह आप क्या हो जाएगा, CD बटे BD। यह आपका क्या हो जाएगा, CD बटे BD। इसको दे देते हैं नाम समीकरण नंबर 2 का। अब यहाँ पर थोड़ा सा बस एक बात आपको ध्यान देने योग्य है, क्या कि यदि आप किसी भी एक भुजा को आधार मानते हुए, यदि गणित का एक सिद्धांत है जिसे आप ध्यान देंगे कि यदि किसी भी एक भुजा को आधार मानते हुए इस भुजा पर चाहे हम जितने भी प्रकार के जितने भी त्रिभुज बना दें, वह त्रिभुज हमेशा क्या होगा, समान होगा। वह त्रिभुज हमेशा क्या होगा, समान होगा। इस किसी एक भुजा, एक पर्टिकुलर भुजा को आधार मान करके किसी भी, चाहे उस भुजा पर कितनी भी त्रिभुज बना दिए जाएं, वे सारे त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, जो भुजा ED है, जो भुजा आपकी ED है, उसी को आधार मानते हुए आपका यह भी त्रिभुज बना हुआ है, यह भी त्रिभुज आपका बना हुआ है, और इसी भुजा को आधार मानते हुए यह भी त्रिभुज बना हुआ है। तो चूंकि जो त्रिभुज AED है, जो त्रिभुज ADE है और जो त्रिभुज BDE है, वह दोनों ही भुजा ED को आधार मान के बनाए गए हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इसी बात को हम लिखते हैं कि चूंकि हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि चूंकि भुजा ED को आधार मानकर त्रिभुज ADE व त्रिभुज BDE बनाए गए हैं, अतः आपस में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के। क्योंकि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बस इसी चीज को हमने लिख लिया। अब अगर हमने इतना चीज लिख लिया, अब आगे देखिए क्या करिश्मा इस चीज को लिखने से, कौन सा ऐसा जादू हो गया जिससे हमें जो सिद्ध करना था वह हम सिद्ध कर चुके। आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज देखिए कि समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 आपका ये वाला है और समीकरण 2 आपका ये वाला है। इसमें देखें अगर इसके अंश को, तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE है और यह भी क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE है। अब अगर हम यहाँ पे जो समीकरण 1 में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, उसके जगह पर अगर हम त्रिभुज एरिया ऑफ ADE के जगह पर हम इसको लिख दें, क्योंकि यह दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो अगर इसके जगह पर हम इसको लिख दें यहाँ पर, तब क्या करिश्मा होगा कि अगर हम एरिया ऑफ BDE इसके जगह पर लिख दें, एरिया ऑफ BDE लिख दें, तो इसमें भी तो है एरिया ऑफ BDE। यानी कि अगर ऐसा हम करते हैं, इसके जगह पर अगर हम इसको लिख देते हैं, तो हमारा जो LHS है और जो जो दोनों समीकरणों का इसका जो LHS है और जो इसका LHS है, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर LHS आपस में बराबर हैं तो इनका RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, हमें वो मिला जो हमें क्या था, जो हमें चाहिए था, हमें वही मिला। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, जो हमें चाहिए था वही मिला। क्या मिला, यहां से हमको मिला CE बटे, यहां से हमको मिला क्या, CE बटे AE बराबर भाई LHS है, LHS अगर आपस में बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो इसका RHS ये है जो हमने यहां लिखा, और इसका RHS कितना है, CD बटे, इसका RHS कितना है, CD बटे BD। अब आइए देखते हैं, इसको मिलाइए, इस डिब्बे को मिलाइए और इस डिब्बे को मिलाइए, क्या दोनों वास्तव में एक ही है। तो बिल्कुल हाँ, CE बटे AC, CD बटे BD, यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या हो गया, इति सिद्धम, हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया।
तो यह हमारा था थेल्स थ्योरम, जो कि हमने आपको एकदम आसान वे में बता दिया। और अगर इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे दिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, चित्र पर। चित्र के हिसाब से पहले इस थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि यदि कोई आपके पास त्रिभुज है और उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा ऐसी जाती है कि उसके शेष दोनों भुजाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो वह भुजा उस शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यही है आपका थेल्स भाई का प्रमेय, थेल्स भाई साहब का प्रमेय है। अब इसको हमें अगर सिद्ध करना है, सबसे पहला छोटा सा हम लिख लेंगे उत्पत्ति कि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है और भुजा ए बी के समांतर एक भुजा ईडी है जो कि भुजा एसी को ई बिंदु पर काटता है और भुजा बीसी को डी बिंदु पर काटता है। उसके बाद हम करेंगे छोटी सी रचना, और रचना में हम क्या कर देंगे, ए को डी से मिला देंगे, बी को ई से मिला देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और हम करेंगे कि बिंदु डी से सीई पर लंब डाल देंगे और बिंदु ई से सीडी पर लंब डाल देंगे। यह हो गई हमारी रचना। जो सिद्ध करना था उसको लिख लिए कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक कंसेप्ट बस ध्यान देना है, यहां पे हमें क्या लेना है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस यही को हमें पकड़ लेना है और इसके देखना है LHS को। LHS इसके हिसाब से चलेगा तो इस त्रिभुज को ले लिया जाएगा, LHS अगर ये आ जाएगा तो इस वाले त्रिभुज को ले लिया जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों का हम क्या लगा देंगे, एरिया लगा देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पुनः से वीडियो को देख लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर सा सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र पर रख लेंगे। अब इस सूत्र पर रख लेंगे तो समीकरण हमारा एक बन जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने इस LHS को लेकर के चला था, ठीक उसी प्रकार से अगले क्रम में हम इस RHS को लेंगे और जब CD की बात आएगी तो फिर से छोटे वाले त्रिभुज की बात होगी और जब BD की बात आएगी तो फिर से ये वाले त्रिभुज की बात होगी। इन दोनों का क्षेत्रफल ले लेंगे, जो कटेगा पिटेगा कटा देंगे, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब गणित का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय क्या, कि अगर किसी एक भुजा को आधार मानते हुए उस भुजा पर जितने भी त्रिभुज बनाए गए हों वह आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। बस हमने इस त्रिभुज को जैसे ही समान किया, इन दोनों समीकरणों का हर क्या हो गया, समान हो गया, अंश पहले से ही समान था। तो अगर हर और अंश इसके और हर और अंश इसके समान हो गए, यानी कि इसका LHS और इसका LHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब LHS बराबर हैं, जब आपके LHS बराबर हैं तो इसका RHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, RHS भी इसका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब जब हम LHS और RHS को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, तो हमें वो प्राप्त हो जाता है जिसे हमें प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम थेल्स थ्योरम को समझ सकते हैं। तो बच्चों, अगला आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जो यह कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं। जैसे यह आपका क्या है, यह आपका एक वृत्त है, यानी कि यह आपका क्या है, एक सर्किल है। अब इस सर्किल पर हमें कितने बिंदु लेने हैं, इस सर्किल पर टोटल 4 बिंदु लेने हैं। नाम दे देते हैं A और नाम दे देते हैं B और नाम दे देते हैं C और नाम क्या दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं D। अब इन चारों बिंदुओं को, और एक तो इसका जो केंद्र है वह तो O है ही, अब इसके चारों बिंदुओं को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो A से D को हमने ऐसे मिला दिया और D से C को हमने ऐसे मिला दिया और B से C को हमने ऐसे मिला दिया और A से B को हमने ऐसे मिला दिया। प्रमेय आपसे यह कहता है कि सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख जैसे A के सम्मुख कौन है, A के सम्मुख आपका C है, और अगर हम बात करें B के सम्मुख की तो B के सम्मुख कौन है, D का, यानी कि सम्मुख उसके मुख के साइड, यानी उसके जस्ट सामने। तो इसके जस्ट सामने A के जस्ट सामने C, B के जस्ट सामने D है और इसका केंद्र आपका क्या है, O है। और आपको यह सिद्ध करना है, सिद्ध आपको सबसे पहले लिखेंगे हम कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। तो सम्मुख कोण कौन कौन, कोण A प्लस कोण C, सम्मुख कोणों का योग यानी कि कोण A प्लस कोण
सी बराबर, और दूसरा सम्मुख कोण कौन है, बी और डी है, यानी कि आपको यह भी सिद्ध करना है कोण बी और प्लस कोण डी, यह किसके बराबर आपको सिद्ध करना है, 180 के बराबर सिद्ध करना है। छोटी सी रचना इसमें करना है, बस छोटी सी रचना करना है। उस रचना में आपको क्या करना है, बस आपको बी से ओ को, इस ओ को मिला देना है किससे, बी को, और इस डी को किससे मिला देना है, ओ से मिला देना है। तो यह छोटी सी आपने क्या की, रचना कर ली। तो इस रचना को आइए हम इसमें लिख देते हैं कि बिंदु ओ से, बिंदु O से किसको किसको हमने मिलाया, B को मिलाया और D को मिलाया। तो यहां लिख लेंगे कि बिंदु O से बिंदु B व D को क्या करने पर, बिंदु B और D को क्या करने पर, मिलाने पर, इनको मिलाने पर, या इनको मिलाया, किसमें हमने, रचना में मिलाया। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं हम उपपत्ति पर। किस पर आते हैं, उपपत्ति पर। अब उपपत्ति में हमें यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, आपको अगर याद हो, आपने अगर पढ़ा हो तो एक देखिए, एक मोस्ट पॉपुलर आपकी प्रमेय है। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने पहले पढ़ा हो, तो एक मोस्ट पॉपुलर प्रमेय होती है। वह प्रमेय क्या होती है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, अब इसमें चाप क्या है, चाप आपका बी, सी और डी है। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण उसके किसी दूसरे चाप के किसी एक बिंदु पर आंतरित कोण के जस्ट डबल होता है। यानी कि इस चाप द्वारा इस केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा, इसका क्या होगा, इस कोण का क्या होगा, यह जस्ट डबल होगा। यह एक प्रमेय होती है। आइए उपपत्ति में इसी चीज को लिखते हैं। अब यह चाप कौन सा है, यह चाप कौन सा है, यह चाप आपका BCD है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि चाप BCD द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपका कौन सा है, BOD। तो यहां से लिख लेंगे हम कि कोण BOD। अब प्रमेय के अनुसार प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि के किसी बिंदु पर जो आंतरित कोण होता है उसका जस्ट डबल होता है। तो ये जो आपका कोण A है उसका क्या हो जाएगा, दूना, यानी कि कोण BAD का क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा BAD का। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कुछ भी नहीं करना है, बस इस एक प्रमेय को ध्यान देना है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर आंतरित कोण क्या होता है, जस्ट दूना होता है। कौन, केंद्र पर आंतरित कोण। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब अगले क्रम में एक चाप आपका इधर वाला भी है। अगर इस चाप को देखें तो इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित है वह यह वाला है। वह कौन सा कोण है आपका, ये वाला है, इधर वाला। अब इस चाप के द्वारा केंद्र के किसी एक बिंदु पर जो आंतरित कोण है वह आपका ये वाला है। और अगर हम उसी प्रमेय को देखें कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसके किसी बिंदु पर आंतरित कोण का जस्ट डबल होता है, तो ये वाला जो कोण है यह डबल होगा किसके, इस वाले कोण के। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं कि यह चाप आपका कौन सा है, यह चाप आपका BAD है। तो चाप BAD द्वारा किस पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण। तो अगर इसके द्वारा हम आंतरित कोण देखें तो इसके द्वारा जो आंतरित कोण है वह क्या है, DOB है। तो कोण क्या लिख लेंगे यहां पे, कोण DOB यह किसके बराबर हो जाएगा, यह दूना हो जाएगा किस कोण के, BCD के। तो कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण BCD के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, 2 मान। अब इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें, जोड़ दें, यानी कि यहां पे हम कर दें समीकरण 1 प्लस समीकरण, इसको क्या कर दें, 2 कर दें। तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसका LHS क्या है, कोण BOD है, प्लस इसका LHS क्या है, इसका LHS है कोण DOB है, बराबर आपका है 2 कोण BCD, कोण
2BCD यह भी है, और यह आपका कितना है प्लस का कोण BAD, कोण BAD है। अब अगर हम इसको देखें BOD और DOB, तो क्या है यह BOD यानी कि यह वाला कोण है, और DOB यानी कि यह वाला कोण है। तो अगर इन दोनों कोणों का योग, दोनों कोण क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो एक गोला बन जा रहा है, और पूरा जब एक राउंड हमारा घूम जाता है तो कितने अंश का कोण बनता है, आपका बनता है 360 डिग्री का। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर, और 2 इसके साथ किसमें है, गुणा में है। तो 2 अगर बॉर्डर के इस पार आए तो किसमें हो जाएगा, भाग में, और 360 को कितनी बार में काट देगा, 180 बार में। और इधर क्या बचेगा, देखिए BCD यानी कि यह वाला कोण, यानी कि क्या है, कोण C है, प्लस BAD यानी कि यह वाला कोण, यानी कि कोण A है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण A, यानी कि हमारे पास आ गया कोण C प्लस कोण A बराबर कितना आ गया, 180 अंश आ गया। कोण C प्लस कोण A बराबर कितना आ गया हमारे पास, 180 अंश आ गया। अब अगर हम इसी में देखें तो जो आपका कोण C प्लस कोण A बराबर कितना है, आपका 180 अंश है। और अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ दें तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, आपका 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश होता है। तो अगर हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D कर दें तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से कोण C और कोण A, यानी कोण A और कोण C का मान कितना है, 180 अंश। तो इसके इन दोनों के जगह पे अगर हम 180 अंश रख दें तो यहां आपका बचता है कोण B, और प्लस का कोण कितना बचता है, D बचता है। और 180 अगर इधर हो जाएगा, इधर 180 हो जाएगा, जिसे अगर बॉर्डर के उस पार भेजेंगे तो इनके साथ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 360 में से 180 अगर जाता है तो आपका कितना बचेगा, 180 अंश बचेगा। हमें यही तो सिद्ध करना था कि कोण C प्लस कोण A, कोण C प्लस कोण A बराबर कोण B प्लस कोण D, B प्लस कोण D बराबर कितना सिद्ध करना था, 180 अंश सिद्ध करना था, जो कि आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए इस प्रमेय में कुछ भी नहीं रखा है, थोड़ा सा आपके पूर्वाज्ञान से संबंधित है। और पूर्वाज्ञान आपका क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी चाप के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण होता है वह किसी वृत्त के चाप के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। इस बस थोड़ा सा पूर्वाज्ञान का आपको जरूरत है। इस प्रकार से एक संरचना बना लेंगे और इसमें आपको जो सिद्ध करना है उसको फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख लेंगे। फिर से थोड़ा सा उसमें क्या करना है, रचना करना है। आपको इस बिंदु को और इस बिंदु को O से क्या करना है, मिला देना है, क्योंकि हमें केंद्र पर अंतरित कोण चाहिए। तो इसको मिलाएंगे तभी तो केंद्र पर अंतरित कोण प्राप्त होगा ना। तो इसको जब मिला दिया हमने तो हमारे इस सिद्धांत पर, इस प्रमेय पर क्या हो गया, एकदम फिट बैठ गया। क्योंकि जो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित ये वाला कोण है वह इसका डबल होगा, और इस चाप द्वारा, ऊपर वाले चाप के द्वारा इस कोण पर, केंद्र पर जो अंतरित कोण है वह किसका डबल होगा, इसका डबल होगा। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंटों के साथ हम समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमें 2 कोण का मान पता हो जाएगा। और जब 2 कोण का मान पता हो जाएगा तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो उसमें से 180 को घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों का मान क्या है, 180 है। तो आपका क्या बच जाएगा, 180। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इस प्रमेय को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने 5 महत्वपूर्ण प्रमेयों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, और उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा आपको पूरा समझ में जरूर आया होगा। और आप अगर इस 5 प्रमेय से संबंधित अगर एक भी प्रश्न आता है तो आपका किसी भी प्रकार का कोई मिस नहीं होगा, आप फुल नंबर से करके आएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी स्टडी एकदम बेहतर कीजिए और अपनी लाइफ में बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए, और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़िए। तो टेक स्क्रीनशॉट।